वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा इजराइल की, यूएई की और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सऊदी अरब को जो हमने एक लोन ले रखा था वो वापस कर दिया और अभी हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो गए भी हैं सऊदीया उनसे मिलने के लिए, सऊदी से। तो उस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हटके, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार बात की है कि किस बात की टेंशन है, किस बात का झगड़ा है और किस बात के डिफरेंसेस हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी ये बात करना चाहेंगे, अगर ये सब कुछ ना होता और टर्म्स अच्छे होते तो उस सूरत में दोनों कंट्रीज कितना प्रोग्रेस कर सकती थी। जो फंड आर्मी को दिया जा रहा है, अगर वही फंड अपने लोगों में लगता तो कहाँ तक हम दोनों कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कहाँ तक पहुंच सकते थे। हमें जी ज्वाइन किया है आज अनीस फारूकी साहब ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सब उनको जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखते रहते हैं, ट्विटर पे भी वो बहुत एक्टिव है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जी, जी माय सर, प्लेजर, माय प्लेजर। सर सबसे पहले हम चलते हैं जरा इसराइल, और उस पर आप क्या कहेंगे कि इतने सालों के बाद जो है वो ये चीज जो हुई है तो उसको एक्सेप्ट किया है यूएई ने, तो आपको लगता है कि इसके पीछे सऊदिया है, या सऊदिया के जिसे कहना चाहिए कि एग्रीमेंट के बगैर या एग्री होने के बगैर सऊदिया जब तक ना मान जाए तो क्या इतनी हिम्मत है यूएई की कि वो इस तरह का स्टेप ले? नहीं, देखें, बात पहले ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो हम मुस्लिम उम्मा के मामे बन के पाकिस्तान ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हमेशा, वो तो है नहीं सूरत हाल। जो अरब यकजहती है या इत्तेहाद है वो बहुत स्ट्रांग है और वो आपस में मिलकर ही फैसले करते हैं, चाहे वो तेल की प्राइसेस के बारे में हो या वो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में हो। तो उन्होंने एक 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 एकजुट होकर ये फैसला किया होगा। और सर आपकी ऑडियो रुकी है। हाँ सर, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ आई थिंक। सर आपकी वीडियो नहीं चल रही है। सर आपकी वीडियो रुकी थी बीच में सारी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई है। अच्छा, तो दोबारा कर लें। सर दोबारा कर ले, सर शुरू से ही सर दोबारा करते हैं फिर, हाँ, ठीक। क्योंकि मुझे क्वेश्चन दोबारा, आपका मेरे ख्याल आपकी साइड से फ्रीज हुआ था अच्छा, ना। हाँ, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा इसराइल की, और जैसे आपको मालूम ही है कि यूएई ने उसको रिकग्नाइज किया है और बड़े सालों के बाद हम ये थोड़ी सी चेंज देख रहे हैं वर्ल्ड में। लेकिन क्या यूएई जो है वो सऊदिया की मर्जी के बगैर कोई स्टेप ले सकता है, अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, या ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने एक काफी बड़ा लोन था जो सऊदी अरब ने दिया था, वैसे तो वो सिर्फ देखने के लिए था, इसलिए कि उनको इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे, सिर्फ बैंक में रखने के लिए था, वो वापस ले लिया है। तो उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ सऊदिया के दौरे पे गए हैं, तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है। और इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे हम बात करेंगे, लेकिन दोनों कंट्रीज के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो तो आपको मालूम ही है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर ये झगड़ा ना होता, अगर ये लड़ाई ना होती, अगर इस तरह के टर्म्स खराब ना होते आपस में, तो दोनों कंट्रीज कहाँ तक तरक्की कर सकती थी, और जो फंड दोनों ही जो है वो अपने आर्मी पे लगा रहे हैं, अगर अपने लोगों पे लगाते तो उससे कितना ज्यादा फायदा होता। हमें जी ज्वाइन किया है अनीस फारूकी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको देखते ही रहते हैं, काफी एक्टिव है उनका यूट्यूब चैनल पे भी, और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी उनको देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच सर।
सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है कि यूएई का आपको मालूम है आजकल बहुत शोर है। इसराइल को उन्होंने फाइनली जो है वो इस्लामिक कंट्रीज ने एक तरह से कहना चाहिए कि रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तो जी, आपका क्या ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है, और दूसरा ये कि इसके पीछे क्या सऊदी अरब है? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर नेशन एक सॉवरन रियासत होती है हम्म। और वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेती है। और जहाँ तक अरबियों का मामला है, अरबी जो हैं वो एक जो भी फैसले करते हैं, चाहे वो तेल की कीमतों से मुतालिक हो या उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से, वो आपस में मिलकर और एक बाहमी यकजहती से करते हैं। उनको किसी और जैसे हम लोग पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम तो पूरी दुनिया के मामे बनते हैं ना कि हम तो फ़लस्तीन आज़ाद कराएंगे, कश्मीर आज़ाद करेंगे। लेकिन उनको अपने अपने सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की फिक्र होती है। उनको फिक्र होती है कि जो हम ग्लोबल एक सिटीजन बन के इस वक्त दुनिया चल रही है, उसमें हम कैसे मिलजुल कर काम कर सकते हैं, इसराइल हो या कोई भी और रियासत हो। समझने की बात यह है कि अगर मसाइल को हल करना है तो क्या दुश्मन बन के मसाइल को हल किया जा सकता है, या बैठ के कहीं एक एमिकेबल रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है और इसमें फ़लस्तीनियों की भी भलाई हो सकती है। अगरचे वो हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान जैसी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये मसला नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया के मसाइल और उसकी पुलिसिंग करते भी रहे। हम बन गए हैं दुनिया के मामे, और इसीलिए हमें फ़िक्र होती है। और हमारे वज़ीर ख़ारजा भी बयान दे देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बयान दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो दीगर दुनिया के हमारे एलाइज और पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ किस तरह से चलेंगे, जब कि हम बिल्कुल ही एक अपने आप को आइसोलेशन में ले जाकर एक जिहाद की बात कर कर, एक लड़ाई की बात, फसाद की बात करके हम कहें कि जी हमारे साथ दोस्ती भी रखें आप, और हम जो है वो आपको ये कश्मीर और इसको इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर देंगे। तो उनकी तो कोई, उनके तो कानों पे भी जू नहीं रहेंगी कि अगर पाकिस्तान को एतराज़ करता है शाह महमूद या इमरान खान, उनको दे डोंट इवन केयर कि आप क्या कहते हैं। वो कहते हैं हमारे फैसले हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हमने कर लिया। अब आप अपना फैसला कीजिए, आप अपनी रियासत, अपने आपके नक्शे, आपकी सरहदें, आपके मसाइल, वो आपके अपने मसाइल हैं, यू हैव टू डील विद इट। सो अब पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि जब दुनिया एक ऐसे सेंट्रल ग्लोबल विलेज की तरह बनती चली जा रही है, उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम अपने शहरियों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, या वही हम अपना पुराना 100 साल पुराना जो है राग अलापते रहेंगे कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फ़लस्तीन बनेगा, आज़ाद होगा। फ़लस्तीन के मसले, फ़लस्तीन के लोग और उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अब उसी रीजन में, वो हमसे हज़ारों मील दूर है। हम उनके फैसले कैसे कर सकते हैं? हम अपने फैसले तो कर नहीं सके, हम अपना वतन तो बचा नहीं सके। 1971 में हमने अपने वतन को खो दिया, और हम बात करते हैं दूसरे वतन और दूसरे लोगों की, दूसरे शहरियों की, जो ना हमारी ज़बान बोलते हैं, ना हमारा उनसे कोई जियोग्राफिक रिलेशनशिप है। तो ये सारे मसाइल अरब लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। अरब लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमारे जो एलाइज और पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए बड़ी सहल और आसान है। तो सर अभी जैसे आपने देखा ही है कि हमारे आर्मी चीफ गए भी हैं सऊदीया, उन्होंने हमसे एक लोन भी वापस ले लिया, और उसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि जी सऊदी अरब की हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत जरूरत है, यानी जैसे कहना चाहिए सऊदी अरब को हमसे भी ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने अपने पैसे हमसे वापस ले लिए। तो वो ये किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए है पाकिस्तान पे, किस लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात, पहला जो मेरा नुक्ता एतराज़ और ऑब्जेक्शन है वो ये कि अगर जनरल बाजवा, कमर बाजवा साहब अगर गए हैं वहाँ पर एक दिफाई अपने काउंटर पार्ट से मिलने, हम मनसब से मिलने और वहाँ के दीगर मामला तय करने, तो वेल एंड गुड, ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर वो गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान बन के, तो फिर मेरा सवाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है कि इमरान खान क्या कर रहा है। फिर मेरा सवाल ये है कि आपका एक वजीर खारजा है, वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने ये कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ क्या ड्रामा रचाने के लिए बनाई हुई हैं कि खुद तो आप लोग घर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और एक सरकारी नौकर को, जो कि एक सर्टन ग्रेड का अफसर है, उसको आप भेजते हैं कि जाके वो दुनिया के मामला तय करे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन एक पढ़ी लिखी महज़ब बाशऊर जमहूरी कौम को होना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के हर जर्नलिस्ट के दिमाग में ये सवाल उभरता होगा, बस वो ज़बान पे नहीं आ सकता। हम चूंकि एक ओवरऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग करते हैं दुनिया की अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, तो हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें चुक नहीं लिया जाएगा, उठा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो सच है वो तो बयान करना पड़ेगा ना। अगर हम सच बयान नहीं करेंगे कि एक मुल्क की रियासत का सिपह सलार जाके बादशाह सलामत से मिलते हैं और मामलात तय करते हैं बाहमी मफादात के, तो ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ था। और उस किताब का नाम है पाकिस्तान का आइन। उस पाकिस्तान के आइन की तजलील होती है, उस पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जाता है, चाहे वो अयूब खान हो, जियाउल हक हो या कमर बाजवा हो, कि वो किस तरह से
जाएंगे और अपनी किस हैसियत में जाएंगे और वहां बैठ के शाह साहब से बात करेंगे। बात आ गई पैसों की। पैसे जो है देखें आप, ये एक बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ पैसों का। पाकिस्तान के जो पास अगर हम समझ लें, इसको यूं समझ लें कि अगर 10 15 20 रुपए हैं तो सऊदी अरब के पास 300 400 रुपए हैं। उनको ये 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ जाना था, या उनके ना वो अमीर हो जाते ना वो गरीब हो जाते। लेकिन ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर था कि देखें आप चूंकि हमारे साथ अलाइन नहीं है, या फिर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो मैं नहीं, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन वो ये है कि आप चूंकि सारी बातों में तो हमारे साथ होते हैं लेकिन कुछ बातों में नहीं होते, वहां पे आप जो है वो एकदम अर्तुगरुल बन जाते हैं और वो जहाद के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसराइल को मार देंगे, इसको मार देंगे, इंडिया को मार देंगे। सो दे हैव टू बी सेंसिबल, रीजनेबल, और बात एक अच्छी, जिसे कहना चाहिए दानिशमंद, समझदार, होशमंद रियासत बन के आपको चलना पड़ेगा। 1 अरब 2 अरब ये 3 अरब 400 अरब इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला सऊदी अरब को, और ना उनके कोई ज़खायर में कोई तब्दीली आने वाली है, ना अभी वो कोई ऐसी माशी बहरान से गुजर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ये एक मजाक है, ये इसको इसको जो है उठा के एक आई वॉश किया जाता है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि देखें हम, हमारे साथ यही हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। असल मसाइल से आज भी नजरें चुराई जाती हैं। आरजू बिल्कुल ठीक। लेकिन सर जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है यहाँ पे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कहने से ये बात छुप नहीं जाएगी। लेकिन अब हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है, हर एक को सब कुछ मालूम है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जर्नलिस्ट को बोलना चाहिए यहाँ पे, उनको बात करनी चाहिए? अगर कुछ, जब तक हम अपनी गलती को खुद नहीं मानेंगे तो हम ठीक कैसे करेंगे? दूसरे को कहना तो बहुत आसान होता है ना, कि इंडिया ये कर रहा है, फला ये कर रहा है। लेकिन जब तक हम खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ हर चीज परफेक्ट हो रही है, तो हम कैसे दूसरे को कायल करेंगे कि वो ऐसा ना करे? दूसरा ये कि सर इसके साथ ही ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है, उसको आप क्या समझते हैं कि जो हमारे एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं, वो अक्सर कहा जाता है कि नाकाम रहे हैं। हमारा जो भी नैरेटिव होता है, हमारी जो भी बात होती है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या किसी भी बात के हवाले से, वो दुनिया में पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। दुनिया को हम अभी तक समझा ही नहीं पाए कि हम चाहते क्या है। देखिए उसकी वजह आपने बिल्कुल सही इसको पिन पॉइंट किया है कि जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो इंटरनेशनल ग्लोबली हर मुल्क में है। हमारे पास हर मुल्क में सफारतकार और हाई कमिश्नर तो बिठा दिए गए हैं। सफारतकार एक बहरहाल एक सरकारी अफसर होता है जो कि बाकायदा एकेडमी से पढ़ के आता है, लेकिन जो हाई कमिश्नर होता है वो पॉलिटिकली एक जिसे कहते हैं मराद के तौर पे जो है वो इनाम के तौर पे नवाजा जाता है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है कि जिनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। दुनिया के हर मुल्क में, चाहे मैं कनाडा की भी मिसाल लूंगा तो यहाँ भी मतलब किसी के भाई और भांजे और भतीजे जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। शाज़ो नाज़िरी कभी ऐसा होता है कि किसी अफसर को, पढ़े लिखे खारजा के अफसर को भेजा जाए ताकि वो अपनी तालीम के हिसाब से लोगों दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। हमने ये देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन टेक्सास आए, हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत ह्यूज मैसिव उन्होंने इवेंट किया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस और पूरी अमेरिका की जितनी भी अरबाब इख्तियार थे उनको उन्होंने हिला के रख दिया, और वो सब के सब वहाँ एक, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा फैंटेसी लैंड बना दी थी कि वो सब मरूब हो गए थे। और वहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इजलास था, जो सालाना इजलास होता है जहाँ पे हर कौम आती है और वहाँ पे एहतजाज होते हैं। जिस वक्त इंडियन एम्बेसडर्स और उनके जो खारजा के अफसरान कांग्रेस में उनसे मुलाकातें कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अफसरान होटलों में बैठे हुए नाश्ते कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आप प्रेजेंट ही ना हो तो लोग कौन आपकी बात सुनेगा? और ये हमने देखा है कि ये छोटी छोटी 1.5 1.5 ईंट की मस्जिदें बुला के पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इज्तिमा करके अपनी दाद खुद ही वसूल करके ये अपनी वाह वाह करके खबरों अखबारों में खबरें तो छपा लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई काम नहीं करते। और ये काम अभी भी मैंने देखा कि 14 अगस्त पे भी जो मैसेजेस आए हैं हाई कमिश्नर के और इन सब के, ये लोग लगे रहे कि जी इमरान खान पीटीआई, इमरान खान, ये दे डो नॉट अंडरस्टैंड कि इनका काम किसी एक जमात या एक हुकूमत का नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूटी होती है डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की, जो कि इनको रिप्रेजेंट करनी होती है दुनिया में। और उसमें फिर ये कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में शोर मचाते हैं कश्मीर का मामला, यहाँ पे कोई बात नहीं करता, यहाँ पे ये शीर शकर होकर रहते हैं। तो बिग टाइम फेलियर है डिप्लोमेसी में। और इसमें अगर आप इनके रहने का और सहने का अंदाज देखें तो वो इतना शाहाना है कि कहीं से नहीं लगता कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये एक कौंसल जनरल है या हाई कमिश्नर है। उनके घर देखें, शाही शाही घर देखें, उनके नौकरों की फौज देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके जो
मुलाजिम है वो देखें, तो मुझे लगता है कि वी नीड रिफॉर्म्स इन दिस एरिया, कि उसके बाद ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की इमेज दुनिया भर में बेहतर हो पाएगी। और इनको एक कलेक्टिव, जैसे कहना चाहिए कि एक कलेक्टिव विजडम देना पड़ेगा, एक पॉलिसी देनी पड़ेगी कि देखें आपका काम ये नहीं है कि आप तौसीफ़ बाहमी करते रहें, और शाह की कसीदा सराई के लिए आपको हायर नहीं किया गया, आपको हायर किया गया एक रियासत के लिए। और जिस वक्त वो उस रियासत का काम करेंगे तब उनकी समझ में आएगा, वरना मैंने ये देखा है चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या नॉर्थ अमेरिका हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गज़लों की महफिलों में और प्रोग्रामों में और डिनर्स में और बैंक्वेट हॉलों में वीआईपी बन के अपनी बेगमात के साथ जाते हैं, काम ये नहीं करते। जी आरजू कुछ कह रही थी आप? लेकिन सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये तो बहुत इन्होंने दावे किए थे जो अभी हमारी रिसेंटली, यानी जो अब जो करंट गवर्नमेंट है, कि जी हम तो बहुत सादगी से रहेंगे। आके इन्होंने भैंसें बेचनी शुरू कर दी थी, पुरानी पुरानी गाड़ियां आपको पता है जो पहले गवर्नमेंट की थी, वो सब इन्होंने बेच के एक तमाशा सा कहना चाहिए खड़ा किया हुआ था। तो अब इनके भेजे हुए या इनके जो इन्होंने रखे हैं एम्बेसडर्स रखे हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो थोड़ा सादगी से ही रहना चाहिए। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं जो पहले गवर्नमेंट्स थी और जो अभी गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, या एक ही जैसी लगती है आपको? नहीं नहीं, देखें हम तो जो हमारा इनको कारकर्दगी और मैार नापने का जो पैमाना है वो आपका जीडीपी होता है, ठीक है। और इसके मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये कितने फीते काटते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को, या हॉस्पिटल बना देते हैं, या ये कि लाल किले पे ये झंडा लगा लेते हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज ये है कि जो पाकिस्तान का एक गरीब आम आदमी है, उस आम आदमी को साफ़ पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम अपने जीडीपी पे का तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, सेहत पे कितना खर्च कर रहे हैं, आम लोगों को कितनी सहूलियात मैसर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन हाईवेज़ का कितना बन रहा है। तो इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि लाख करप्शन की होगी हमारे सियासतदानों ने पिछले 20 सालों में, लाख सब कुछ बुरे होंगे, लेकिन इतनी बदतर सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी होगी पाकिस्तान की जो इस वक्त चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो नीचे से नीचे चला जा रहा है। जबकि उसके बरक्स सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकारीर में लोगों को मुबारकबादियाँ देते फिर रहे हैं कि मुबारक हो आप लोग, हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब क्या इस मुल्क में अंधे गूंगे बहरे लोग रहते हैं जो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि भाई आप क्या फरमा रहे हैं, ये तो सरासर सफ़ेद झूठ है, और आप इतने बड़े ओहदे पर रह के पाकिस्तान की आवाम को क्या धोखा दे रहे हैं। मतलब और फिर लोगों की एक एक तादाद ऐसी भी जो उस पर मनो अन यकीन भी कर लेती है। तो मैं इसका इसका क्या इलाज करूं? आप मुझे बताइए कि जब लोग सच जानना ही नहीं चाहते, सच को समझना ही नहीं चाहते, और उसी वहम में रहना चाहते हैं कि जी बहुत अच्छा और 1992 का वर्ल्ड कप और ये और सब कुछ और कप्तान शहजादा मुल्क को तकदीर संवार देगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन आरजू। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जब तक के पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की, XYZ कोई भी आ जाए, ये जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जैसे बिजली, पानी और राशन, या जो जो चीजें भी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये पूरी नहीं हो सकती जब तक के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को कौन सी गवर्नमेंट ये सब कुछ दे सकती है? आप खुद मतलब आप कनाडा में हैं, आपको यूरोपियन कंट्रीज का भी पता होगा कि उनकी पॉपुलेशन कैसी होती है। उसके बाद वो लोग अपने लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज भी दे पाते हैं, और उसके साथ उनको हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। यहाँ पे कोई भी आ जाए, मेरा नहीं ख्याल के वो ये इस चीजों को कंट्रोल कर पाएगा या प्रोवाइड कर सकेगा। आपको लगता है? देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए इजाज़त आपकी हो तो मैं इसमें ये कहूँगा कि पॉपुलेशन जो है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और अगर यही एक वजह होती तो शायद हिंदुस्तान इतनी तरक्की नहीं कर रहा होता। आज उनका जो है जो विकास की तरफ जो वो बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ना होता। अगर ये पॉपुलेशन ही एक मसला होता तो कनाडा, अमेरिका और यूके अपने इमिग्रेशन को नहीं खोल कर रखते, क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अफराधी ताकत चाहिए होती है, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। देखें, जो किसी भी दुनिया की तरक्की का सबसे बड़ा अहम जो फैक्टर है वो ये कि आपके पास मैन पावर है कि नहीं है। और पाकिस्तान इस मामले में जरखेज़ है। पाकिस्तान में हर तरह का स्किल मौजूद है, काबिल बासलाहियत लोग मौजूद हैं, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप गौर कीजिए कि मतलब मुझे खुद इसमें शर्मिंदगी होती है कि हम भी तो अपना मुल्क छोड़कर बैठ के बाहर
बकबक कर रहे हैं हमने क्या कर लिया अपने मुल्क के लिए, लेकिन आप बताएं कि वहाँ तो हम वसाइल आपको मौके ही नहीं मिलते। जो पढ़े लिखे लोगों को जब एक पीएचडी, डबल पीएचडी, मास्टर्स इंसान को स्टील मिल का चेयरमैन लगाने के बजाय एक बीए ब्रिगेडियर को और मेजर को लगा दिया जाएगा, तो आप और हम तो मायूस होकर फिर निकल के अपनी राहें तलाश करेंगे ना कहीं। अगर आप पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े इदारों पे सिर्फ इस वजह से बिठा देंगे चेयरमैन के वो वर्दी वाला है, तो फिर वहाँ पे मेरिट का तो आपने कत्ले आम कर दिया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलेशन एक इशू है, उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ भी किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हिंदुस्तान है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका है। तो इन्होंने तो बाकायदा ला के पॉकेट्स में पॉपुलेशन बसाई हैं, और पाकिस्तान कनाडा में भी मुख्तलिफ सूबों में ओपन इमिग्रेशन है कि आएँ और यहाँ पे बैठ के काम करें। तो मैं नहीं समझता कि ये एक वजह है बुनियादी फेलियर। एक जो पॉपुलेशन का इशू है वो ज़रूर मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो है फ़ौज की जो पॉपुलेशन है उसमें कमी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, हमें कोई जंग तो लड़ने जा नहीं रहे, हमारे कोई ना हमने कोई आज तक जीती है, ना आइंदा को जीतने का इरादा है, ना ये सलाहियत रखते हैं जीतने की। तो बेहतर है कि इसमें कमी लाए, इनके अखराजात में कमी लाए, दिफाई अखराजात में कमी लाए, इसका ऑडिट हो, और उसके बाद वो जो पैसे बचते हैं वो फिर पाकिस्तान की दीगर पॉपुलेशन पे खर्च किया जाए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन सर इतने सालों में जो है ये भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर नहीं हो सके, जो कि हो जाने चाहिए थे इतने इतने सालों में, यानी। और अगर जब तक इंडिया के साथ टर्म्स ठीक नहीं होते तो हमें तो यही डराया जाएगा ना, भारत हमला करने वाला है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। लेकिन जो जैसे मैंने दोबारा वही कहूंगी कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप वीजा लें किसी एक कंट्री का ले लें तो आप सब में ही तकरीबन जा सकते हैं, शेंजन वीजा की बात कर रही हूँ मैं। तो जी इसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया में आता जाता है तो वो तो एक लिमिटेड आपको 4-6 शहर बता देते हैं कि बस यहीं जा सकते हैं, और वो भी वीजा हमें नहीं मिलता। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि अभी तक हम लोग कश्मीर डिस्प्यूट हल नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि हम उस तरह से नहीं रह पा रहे अच्छे पड़ोसियों की तरह। बेशक वो अपना काम करें, हम अपना जो कुछ कर सकते हैं वो करें, लेकिन आपस में जो मुसलसल क्लैशेस चलते हैं वो भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं ना इकोनॉमी को दोनों कंट्रीज की। नहीं, देखिए क्लैशेस चलते नहीं है, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये समझिएगा, क्लैशेस एक तरफा है। आ, असल में होता क्या है कि बात है सारी नीयत की, कि आप अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये आपकी एक तरफा नीयत ही नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा तो तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क पर मुदाखलत नहीं की, हमला नहीं किया। तो और हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है किताबों में, और जो मंजन और चूरन बेचा जाता है कि गाड़ी जो चल रही है वो अभी तक उस नाजुक मोड़ से गुजर ही नहीं पा रही। 72 सालों में वो इतना बड़ा नाजुक मोड़ आया हुआ है कि हम बड़े हो गए और वो नाजुक मोड़ पे ही खड़े हैं आज तक। तो और हिंदुस्तान को एक हवा बना के पेश किया जाता है ताकि वो वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जाए, कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने फंड्स जो हैं वो उसको जस्टिफाई कर सकें। दूसरी बात यही कि जो नीयत की बात जो है ना, दोस्ती और अमन और मोहब्बत की, जो अमन और आश्ती की बात है, वो बेसिकली उस सूरत में होती है जब आपकी आप बातें तो करें प्यार मोहब्बत और दम दुरूद की, और आपकी जेब में बम और बारूद हो, तो फिर बातें कैसे हो सकती हैं। और हिंदुस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि देखें, ये लिप सर्विस जो है ये बहुत हो गई है। आपने बातें बहुत कर ली हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करके देख ली, फनकारों की डिप्लोमेसी करके देख ली आपने, लेकिन साथ साथ जो है वो आपकी तरफ से जो वो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे आपके असली एक्टर आ जाते हैं कभी कभी वहाँ की इंडस्ट्री में। वो बंद करें पहले, आप पहले अपने अफेयर्स को करेक्ट करें। पहले उन जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों को पनाह मिली हुई है उनको एक्सपोज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। जिन लोगों ने धमाके किए, जिन लोगों ने ताजमहल में दहशतगर्दी आतंक फैलाया, भारत में 8 मुख्तलिफ ऐसे आतंक के जो है वाक़यात हो चुके हैं और कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। तो इन चीज़ों को बंद होना चाहिए, और हमने देखा कि इसमें बेहतरी तो आई है बहरहाल। अब आपने भी देखा होगा कि जब से ये आर्टिकल 270 एब्रोगेशन वगैरह हुआ है, श्रीनगर भी पुरअमन हो गया है। अब वहाँ भी लोगों ने 15 अगस्त पहली मरतबा आज़ादी से मनाया, खुशियाँ मनाई, लोग बाहर निकल रहे हैं। मुसलमान बच्चे बच्चियों को सरकारी अफसरशाही में जॉब्स मिल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। तो वहाँ बेहतरी आना शुरू हुई, ताकि ये चीज़ें जब रुकेंगी, ये आतंक रुकेगा तो उसका अगला कदम दोस्ती और प्यार होगा।
और वो प्यार उस वक्त होगा जब वाकई दिल से आप नियत कर लेंगे कि बहुत हो गया, लड़ाई वड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, लिहाजा अब बात करते हैं सही मानों में प्यार की, तो फिर आप यकीन करें खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो ये बताया जाता है कि वहाँ पे जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, और बहुत टाइम से, यानी तकरीबन कई महीने हो गए वहाँ पे कर्फ्यू है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अगर वहाँ पे कोई किस्म की एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंडियन मीडिया और सब लोग कहते हैं कि टेरर एक्टिविटी कहलाती है, और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, उस पर यहाँ पे बताया जाता है कि वो वहीं के लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो निकल कर आए, उनके बाप दादा सब वहीं पैदा हुए होते हैं, वो एक मतलब वो डिटेल्स भी एक आ जाती हैं। तो फिर किस तरह से ये बात मानी जाए, और दूसरा पाकिस्तान को फायदा क्या होगा ये सब कुछ करके, अगर बकौल आपके अगर पाकिस्तान ये करे तो? नहीं देखिए, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको मैं कैसे डिनाई कर दूं कि वहाँ पे हमारी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे एजेंसियों ने लोग नहीं भेजे, मतलब ज़ियाउल हक से लेकर और जमात इस्लामी के जो फ़िदायीन और मुजाहिदीन जाते रहे। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जिसको मतलब मेरे कहने और आपके कहने से जो है हम इसको झूठ मान लें। रही बात कि वहाँ पे कर्फ्यू की, देखिए बाज़ औक़ात कर्फ्यू और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो वहाँ के शहरियों की हिफाजत के लिए भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप शरारत कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर शरीर अंसर, मैनस अंसर मौजूद होता है, तो उनसे बचाव के लिए अपने ही व्यक्तियों की, अपने ही शहरियों की बचाव के लिए आपने वहाँ पे एक तरह का निज़ाम बनाया, और उस निज़ाम में वो खुश हैं क्योंकि अब वो सुकून का, सुख का सांस ले रहे हैं। अब वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जी अब हमारे कोई यहाँ पे आके अचानक से इस कोने में बम नहीं फट जाएगा, यहाँ पे आईईडी नहीं फट जाएगा, यहाँ पे कोई क्लाशनकोफ का बर्स्ट नहीं आ जाएगा। तो आपने देखा कि उससे बेहतरी आई। बिलाशुबा इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ के लोग ही जो है वो इस अफरा तफरी का जिम्मेदार थे, लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर लोग थे। और उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताऊं, उस पर मैंने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया है कि वादी कश्मीर के अपने अपने बजाते खुद बहुत मसाइल हैं। जितनी करप्शन हमारे बर सग़ीर में और तीसरी दुनिया में होती है, वो भी कश्मीर भी उसी करप्शन भ्रष्टाचार का हिस्सा बना रहा है काफ़ी अर्से तक, और उसकी वजह से वहाँ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। और उन नाइंसाफ़ियों की वजह से वहाँ का नौजवान जो है वो क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ने के बजाय पत्थर पकड़ लेता था। वहाँ पे लोगों के हाथों में कलम के बजाय वो महसूस करता था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं आज जाके बाज़ार में पथराव कराऊँ। लेकिन अगर वहाँ की सोशो इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर करते हैं केंद्र की सरकार, और वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिजनेस आता है, टूरिज़्म आता है, तो आप देखेंगे कि ये सब जो है माजी गुज़िश्ता की बात हो जाएगी और सारे लोग वहाँ पे खुशी से रहने लगेंगे। तो वो जो इंटरनल एक डिसप्लेजर है, एक ऐसी सोच है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, वो ख़त्म होने की ज़रूरत है, जो कि फेलियर रहा है हिंदुस्तान की जानिब से, और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अभी भी अमित शाह और मोदी साहब की सरकार जो है वो इस पे इतनी तवज्जो शायद नहीं दे रहे हैं। वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो शायद अमन है, उनकी प्रायोरिटी है कि ये आतंकवाद ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी उनको जो असल चीज़ है वो ये सोचनी होगी कि ग्रोथ कैसे की जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाएंगी, वहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जाएंगी, और साथ साथ इंसाफ। अब जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ की मुसलमान आबादी के साथ इंसाफ, ये देखें कि वहाँ की हिंदू आबादी के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ पे पंडितों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। उस सब को जो ये अरसे दराज से मसले मसाइल चले आ रहे हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। मैं समझता हूँ ये आतंक का तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा जल्दी, और हो चुका है, लेकिन ये दूसरा जो चैप्टर है, ये मेरे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और एक चैलेंजिंग बात है सरकार के लिए भी। सर यहाँ पे तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम मैंने ये पहले भी कई बार कहा अपने शो में कि हम लोग हिस्ट्री गलत पढ़ा रहे हैं। अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी जो यानी नए जो आ रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं पता कि बांग्लादेश, बेसिकली बांग्लादेश क्यों बना, ठीक है, उसकी क्या रीजंस थी और किस लिए। और इसी तरह से हम जैसे आप कह रहे हैं हिंदू पंडित्स की बात, तो उनका भी कुछ पता नहीं किसी को कि क्या हुआ था, कि कश्मीर से जो हिंदू पंडित थे उनको क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, कैसे हो गया, किसने किया। ये जाहिर है इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है। तो ये चीजें जो है ये हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि असल बात क्या थी। और दूसरा वही उसके साथ ही जो मेरा अगला क्वेश्चन उसका यही है आपके से आपसे कि सर अगर ये सब कुछ ना होता, अगर ये लड़ाई झगड़े ना होते, ये टेंशन ना होती आपके हिसाब से,
तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहाँ तक हम प्रोग्रेस कर सकते थे, किस किस फील्ड में तरक्की हो सकती थी, पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता था, भारत भी बहुत आगे जा सकता था। लेकिन क्योंकि हम ज्यादा टाइम इसी में लगा देते हैं कि इंडिया ने ये किया और वहां से पाकिस्तान ने ये किया, तो कुछ और नहीं कर पाते, ना एजुकेशन फील्ड में, ना हेल्थ में, ना किसी और में। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर एक लम्हे को हम ये तनाव की सूरत हाल, ये टेंशन, ये कश्मीर, इसको भूल जाएं, तो अब हम गौर करते हैं कि तरक्की क्यों नहीं हुई और कंपेयर करते हैं, तो इसका सीधा सीधा आपको भी और किसी बच्चे को भी बताएंगे तो वो उसका जवाब दे देगा कि हिंदुस्तान में डे वन से डेमोक्रेसी रही है। हिंदुस्तान ने अपने आइन और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की है, उसकी रिस्पेक्ट की है, और हिंदुस्तान की फ़ौज ने अपने आइन के सामने सर झुकाया है। उन्होंने उसको फॉलो किया है। वो एक सरकार की एक नौकर बन के रहे हैं। उसके बरक्स अब पाकिस्तान में आ जाएं। पाकिस्तान में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ एक जनरल ने जो सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने अपने पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को सर गोली मार दी। सर आपकी वीडियो फ्रीज हुई है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड सर, आपकी वीडियो फ्रीज हुई थी। अभी वीडियो आपकी थोड़ी सी वो आ रही है, ब्लर आ रही है। हाँ आप बात करें, अब आवाज आ रही है। जी, तो मैं दोबारा उसको कर जी ले, सर, आप एडिट करेंगे ना बात इसको? कर लिए। जी जी सर, कोई इश्यू नहीं है सर, आप बात कर लें। ठीक है। तो असल में अगर हम आरजू एक लम्हे के लिए इसको भुला दें कि कोई तनाव की सूरत हाल है, कोई टेंशन है, कोई कश्मीर का मसला है, कोई जंग है, इसको अगर हम भुला भी दें तो फिर हम ये देखते हैं कि हुआ क्या हिंदुस्तान में। अगर आपने देखा होगा कि डे वन से लेकर और आज तक डेमोक्रेसी रही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गई हैं, अपोजिशन रही है, अपोजिशन का एक डेमोक्रेटिक रवैया रहा है। उन्होंने किसी भी दीगर रियासत में इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। उनकी फ़ौज ने जो है, उनकी सेना है, उन्होंने कभी भी अपने आप को आइन से ऊपर नहीं समझा, और उन्होंने एक नौकर की तरह एक सरकार की खिदमत की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो डे वन से आपके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब को सरेआम गोली मार दी जाती है। आपके बाबा कौम की बहन मादर मिल्लत जिन्हें कहा जाता है कौम की, उनको अयूब खान ने उनके साथ जो सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उन उन तक को गद्दार करार दिया गया। उसके बाद मुतवातिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने के नाम पर, इस्लामी ममालिक की उम्मा का लीडर बनने के नाम पर, इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलकर यके बाद दीगरे जनरल आते गए और 8-8 9 9 10 10 साल हुकूमत करते चले गए। यानी कि अगर आप देखें कि 72 73 साल में 34 35 साल आपकी ऊपर फौज काबिज रही है, तो आपका आइन आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे पाया। तरक्की कहाँ से होती? तरक्की इस वजह से नहीं हुई कि आपकी जंगें चल रही हैं। आपने तो अपनी इकोनॉमिक, आज जो कि दुनिया में एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पे बांग्लादेश एक मॉडल लेके आ रहा है, आपने उसको ही खो दिया। आप तो एक बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे आ गए कि जहां आप अपना वतन खो रहे हैं और दूसरे वतन को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं। हज़ारों मील दूर फ़लस्तीन की बात करते हैं, अपने बलूचिस्तान को बचा नहीं सकते हैं। अपने सिंध में जो है शोरशों को आप रोक नहीं सकते हैं। अपने ही लोगों को, सिंधी दानिश्वरों और उनकी औलादों को आप उठा के गायब कर देते हैं। बलोच स्टूडेंट को, हयात बलोच को आप उठा के जो है 8 गोलियां मार के, हथकड़ी पहना के उसको 8 गोलियां मार के फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये एक हादसा हो गया था। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो फॉल्ट लाइन कहाँ है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानती हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। लेकिन इससे पहले जो आपने बात की ना, जर्नलिस्ट बात नहीं करते हैं, मीडिया बात नहीं करता है, उसकी वजह क्या है कि यू आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। 72 साल से यरगमाल हैं आप, और जो हॉस्टेज होता है उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। उसके मुंह पे आपने देखो ना, फिल्मों में टेप लगा देते हैं, तो वो हमारे ऊपर टेप लगा हुआ है वहाँ पे, वो टेप उतरेगा नहीं। अब जो दो चार छोटी मोटी आवाज़ें उठती हैं, कभी मैं बोल देता हूँ, कभी आप हैं, कभी हमारे दीगर दोस्त हैं बोलते हैं, तो उनको फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जी इनकी तो बात ही नहीं सुने, ये तो मोहब्बत वतन नहीं है।
मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन यही लोग हैं, क्योंकि इनके दिल में फिक्र है लोगों की। इनके दिल में फिक्र है अपने उस मुल्क की जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ का उन्होंने पले बड़े, उस धरती से उनका ताल्लुक है। हाउ कैन यू यू नो लाइक आइसोलेट पीपल लाइक अस जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है आपकी रियासत और आपकी बादशाही चलती रहे। तो ये एक अलमिया है जिसको मतलब हमें तारीख नहीं पढ़ाती है, और जो आपको मालूम है कि जब हम तारीख से सबक नहीं सीखते तो जोग्राफिया चेंज हो जाता है, और वही हुआ फिर। लेकिन सर इंदिरा गांधी जी के जमाने में थोड़े थोड़े टाइम के लिए इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, लेकिन उसके बाद वाकई आप सही कह रहे हैं कि वहां पे कभी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आई, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, तो वो चल नहीं पाई। बहुत फेलियर रहे उनके साथ। और अगर कोई डिक्टेटरशिप आई, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की ही क्यों ना हो, आपने देखा होगा, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से सही, लेकिन इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाती है, सारे इदारे भी ठीक हो जाते हैं, बहुत अरसे तक डॉलर भी एक ही जगह पे रहा। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं ये लोग? देखिए एक जैसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल बाज़ औक़ात इंसान को ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो हमने ये किया है जो कि आज कर रहे हैं, कि सऊदी अरब का 1 अरब वापस करने के लिए चाइना से 1 अरब रुपये पकड़ लिया और उनको वापस कर दिया। और ये इस तरह से एक म्यूजिकल चेयर के ज़रिए हम इस खेल को जारी रखे हुए हैं। और आपको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेडियम है और इसकी एक ऐसी पिच है कि जिस पे और कोई खेले ना खेले, खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। और इसीलिए उनको शायद जो अभी हमारे नादीदा हाथ हैं, अनसीन पावर्स हैं, उनको ये लगा कि खिलाड़ियों को जो है ना वो लाया जाए मैदान में और उतारा जाए। तो इसके लिए उन्होंने इमरान खान का सिलेक्शन किया, और अब हम देख रहे हैं कि बाकी लोग भी जो है वो कसरत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कभी शाहिद आफरीदी को एक लिटमस टेस्ट के तौर पे लाया जाता है, कभी शोएब अख्तर को लाया जाता है, फिर बीच में कभी कभी जावेद मियाँदाद को भी छोड़ दिया जाता है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर भाइयों आप लोगों में से और भी कोई हॉकी का खिलाड़ी है, स्क्वाश का खिलाड़ी है, इवन गिल्ली डंडे का भी खिलाड़ी है, वो भी आ गया है, उसको भी एक मौका दो, क्योंकि जब सभी खेल रहे हैं पाकिस्तान से तो आप भी खेलो। तो अगर कोई कंचे भी खेल रहा है तो उसको भी खेलने दो। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों ने पाकिस्तान को, कि जो इलेक्टेड, आप सोचेंगे पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इलेक्शन होता है, ये पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, एक पूरी जिद्दोजहद होती है पीछे। पीपल्स पार्टी को देखें, उनकी एक जिद्दोजहद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रास रूट लेवल से वो उठ के सामने आते हैं, उनकी एक पार्टी होती है, और उनके लोगों ने असीरी सही है, शहीद हुए हैं, सूलियां फांसी चढ़े हैं। मुस्लिम लीग नून की आप कुर्बानियां देख लें, आप जमीयत, मैं कहता हूँ सारी जमातों को, चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना है, तो वो सियासी जमात है ना। लेकिन आप एक ऐसा ह्यूला क्रिएट करते हैं, एक ऐसा जाली इंसान खड़ा करते हैं, और फिर लोगों को मीडिया के हाईजैक मीडिया के जरिए आप उसको लोगों के जहनों में उतारते हैं कि ये तुम्हारा मसीहा आ गया। और पाकिस्तानी कौम का आपको मालूम है कि वो हमेशा से एक खुमैनी का इंतजार कर रही है, एक मसीहा का इंतजार कर रही है। और हर दफ़ा वो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई के नाम पे कभी नचवा दिया, कभी कुछ कर लिया, और ये तैयारियां करते रहते हैं। तो ये चलेगा नहीं, ये आप देख लीजिए। इनको मैं ये कहूँगा कि जैसा भी लूला लंगड़ा हमारा सियासी निज़ाम है, इसको चलने दिया जाए। और मैं तो कहता हूँ अगर पीटीआई भी, अब चूंकि उनको एक थोड़ा तजर्बा हो गया है हुकूमत का, वो भी इस निज़ाम का हिस्सा बने, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसका हिस्सा बने, और प्रॉपर इलेक्शन लड़के सामने आए। प्रॉपर इंजीनियर्ड इलेक्शन नहीं कि ये सीटें हम आपको इतनी कराची से दिला देंगे, इतनी लाहौर से, ये वाली सीट आपकी पक्की है, तरीन साहब जो है वो जहाज़ में खरीद के ले आए, ये नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दें, इमरान खान को भी पार्टिसिपेट करने दें, जरदारी साहब को भी करने दें, मरीम नवाज को भी करने दें। ऐसा ना करें कि आप जब दिल चाहे वो किसी किसी की भी तहरीर, तस्वीर, तकरीर पे पाबंदी लगा दें, चाहे वो मरीम नवाज ही क्यों ना हो। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो एक पॉलिटिकल फिगर है, आप उसकी अगर आप उसको रोक देंगे कुछ ब्लैकमेल करके या उनको जबर करके, तो फिर तो जाहिर है कि एक तरफा हुकूमत है। तो डेमोक्रेटिक डिप्लोमेट जो वैल्यूज़ हैं उनको आप पनपने दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको फ़रोग दें। परवान चढ़ेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सर आप बिलीव करेंगे, मुझे अभी रिसेंटली एक साथी जर्नलिस्ट हैं, कोलीग, वो मुझे कहने लगे कि टीवी पे आजकल सबने एक तरीका बनाया हुआ है कि किसी पठान को या पश्तून को नहीं लाना है शो में। तो कहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई आएगा तो इसका मतलब है कि वो पीटीएम का सपोर्टर है। तो जी। अगर कोई भी पश्तून होगा, बोल तो सारे पश्तून जो है वो पीटीएम के सपोर्टर्स नहीं है। और पीटीएम की जहां तक बात है, आपको पता है कि उन्होंने कभी वायलेंस नहीं की है, वो अपना एक जलसा वलसा करते हैं, उसमें बात करते हैं, लेकिन पीटीएम को भी परमिशन नहीं है कि वो किसी टीवी चैनल पे बैठ के बात कर सके, चाहे मोहसिन दावड़ हो या कोई भी हो। तो ये इस तरह की पाबंदी यहाँ पे लगती रहती है, लेकिन उससे कोई लोग
जैसे कहना चाहिए रुकते नहीं है, और ना ही उनकी बात रुकती है, कहीं ज्यादा उनको देखा जाता है। तो इनको ऐसा नहीं लगता कि जितना आप किसी चीज को दबाएंगे उतना ही लोग बाहर निकल के बात करेंगे? और जो आप इनका कह रहे हैं कि ये नए आए हैं, तो सर 5 साल तो इन्होंने केपीके में गवर्नमेंट की थी, तो इनको नहीं पता कि क्या चीज कैसे करना है? और इन्होंने तो कहा था कि मेरे पास बहुत से लोग हैं, पता नहीं कितने 100 इन्होंने बताए थे कि जो हर चीज के एक्सपर्ट है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट में आए तो पता लगा इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज हैंडल नहीं कर पा रहे। वही मैंने आपसे कहा ना कि एक्सपीरियंस होने में और एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा फर्क होता है। तो इस वक्त जो है ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और इस एक्सपेरिमेंट से अगर ये कुछ सीख लें तो ये इनकी इनकी पॉलिटिकल जो आने वाले दिनों में एक पावर है उसके लिए अच्छा होगा। मिस्टेक्स और फेलियर्स हुए, लेकिन जाहिर है अब आप के पीछे इतनी बड़ी मशीनरी खड़ी है, और वो जो कहते हैं कि फयाज चौहान साहब के आप सबके पीछे वर्दी खड़ी हुई है, तो ये तो बड़ा एक नेमत की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, गाने बनाने चाहिए। और उसके बाद लेकिन ये देखें कि आर वी चेंजिंग आवर सेल्फ, क्या हम तारीख से कोई सबक सीख रहे हैं? उस सबक को लेकर हम आने वाले दिनों में चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वही घिसे पिटे लोटे और वो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के समझते हैं कि एक सिंबॉलिक फिगर 92 के कप को लेकर आप हमारे सरों पे सवार कर देंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वर्क तो वही होगा जो पॉलिटिकल सिस्टम आपको देगा। पॉलिटिकल सिस्टम को जब तक आप फरोग नहीं देंगे, आपके जो रियासत के बुनियादी पिलर हैं, देखें आपने उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया है। आपने कुछ को हाईजैक कर लिया है, यरगमाल बना के रखा है मीडिया को, अदालत को, सहाफ़त जो है वो बदनाम है। और उसके बाद आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके कंट्रोल में है, पार्लिमान आपके कंट्रोल में है, कानून साजी आपके कंट्रोल में है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो जमहूरियत का एक ड्रामा तो आप देख रहे हैं कि आ रहा है। अर्तुगरुल की तरह ये कई सीज़न पे मोहित एक ड्रामा तो ये सब हम देख रहे हैं, 72 साल से चल रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हुआ आज तक। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखेंगे, आपने बात की थी ना शुरू में कि बाजवा साहब वहाँ गए सऊदी अरब। आप मुझे बताएं कि बड़ी अर्जेंसी में इनकी एक्सटेंशन हुई थी, तो वो अर्जेंसी क्या थी और उस अर्जेंसी के नताइज क्या हुए आज? उसके नताइज ये हुए कि आज सऊदी अरब हमसे पैसे मांग रहा है और हम वापस जाके वहाँ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि वो टीचर पेरेंट मीटिंग हो रही है कि बच्चे से कोई गलती हो गई है, सर माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करेगा, उसको रेस्टिकेट नहीं करें आप। और वो जाके सुलह सफाइयाँ करा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। तो ये बाजवा साहब का ये काम था। एंड हु इज़ बाजवा? आप सोचिए, बाजवा एंड वाई बाजवा डॉक्ट्राइन, लाइक ये क्या अफसरान इस मुल्क की रियासत तय करेंगे, इस मुल्क की पॉलिसी नज़रिया तय करेंगे? ये मोहम्मद अली जिन्ना दे गए हैं, हम उस नज़रिए को लेके चलेंगे? आपको वो स्पीचेस देकर चले गए हैं कि पाकिस्तान को कैसे चलना है, अक़लियतों को कैसे रखना है, फेथ को कैसे लेके चलना है, फौज का क्या किरदार है। हम उस डॉक्ट्राइन को माने या बाजवा डॉक्ट्राइन को माने? हु द हेल इज बाजवा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वो एक सरकारी अफसर है। उस अफसर को उसकी औकात में रखो, उसको बोलो कि तुम अपना काम करो, सरहदों की हिफाजत करो, डिफेंस का जो भी तुम्हें प्रोक्योरमेंट करना है वो करो, लेकिन डू नॉट मेडल विद द पॉलिटिक्स ऑफ द रियासत। लेकिन सर आपने तो देखा ही है माइनॉरिटी का यहाँ क्या हाल है। मैंने बहुत दफा खैर उस पे मैंने भी शो किया और लोगों ने भी किए हैं, वो तो बिल्कुल एक टोटली अलग सब्जेक्ट है जो हम फिर इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन के चाइना के साथ हमारे रिलेशंस को आप किस तरह देखते हैं? चाइना आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे आपको पता ही आज जो वीडियोस चल रही हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, किस तरह से जो है वो ऊपर से फैंसी सीलिंग्स गिर रही हैं, क्या क्या हो रहा है। तो वो भी चाइना के साथ इन्होंने मिलकर बनाया है, सी पैक भी है, और उस हिसाब से चाइना के साथ हमारे टर्म्स जो हैं वो यही बताए जाते हैं कि जी बहुत अच्छे जा रहे हैं और चाइना हर जगह हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि ऐसा है या ये एक बिजनेस रिलेशन है? नहीं, बेसिकली तो बिजनेस रिलेशन है और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने भी दुनिया के ममालिक होते हैं वो अपने नेबरिंग कंट्रीज की तरफ ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ज़रूर देखते हैं। और ये अगर इसी मिसाल को मैं सामने रखूं, जैसे अमेरिका है और कनाडा है, यहाँ से मतलब इतना बार्टर और ट्रेड और इकोनॉमिक जुड़ी हुई है कि अगर वो हम बंद कर दें तो यकीन करें दोनों मुल्क सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने एक पड़ोसी चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रख के कर सकते हैं इकनॉमी अपनी बेहतरी, इतनी बड़ी रियासत आपके पड़ोस में इंडिया मौजूद है, इतनी बड़ी मार्केट आपके पास मौजूद है, इतना बड़ा ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आपकी जो है नस्लें सुधर जाएंगी अगर आप मिलजुल के भाईचारे और मोहब्बत से रह लें। तो उसमें
ये फैक्टर है अगर आपको एक मॉडल चाइना के साथ मिल रहा है। और चाइना, मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है। हाँ, आपको जो भी इसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ इमरान खान का हुकूमत को मैं नहीं दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि ये चाइना के साथ CPEC के जितने भी मुआहदे हैं, इससे पिछले गवर्नमेंट्स और पिछले जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने भी किए हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे एज सच बुराई नज़र नहीं आती। बेहतर ही होगी क्योंकि प्रोजेक्ट्स हैं, और प्रोजेक्ट जो हैं वो 1 साल या 2 साल के नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। 5 साला मंसूबा, 10 साला मंसूबा होता है, और वो उसके फ्रूट्स आने शुरू होते हैं। और वो एक अच्छी प्रोग्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें अपने एलाइज को साथ लेकर चलना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ चीन को खुश करना है तो कभी अमेरिका को नाराज़ कर दिया, या अमेरिका को खुश करना है तो फिर हमने किसी और को नाराज़ कर दिया। जैसे ही आप देखें ना कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जो रियासतें हैं, ये कितने डिप्लोमेटिकली काम करती हैं कि इन्होंने सबके साथ दोस्ती रखी है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है इनकी। उसकी वजह यह है कि वो उन नाजुक मामलात से अपने आप को दूर रखते हैं। मैं हमेशा जब भी कभी इस तरह की बात करता हूँ, तो चूंकि इमरान खान तक भी कभी कभी ये बात पहुंच जाती है, तो और वो ये बेहतर समझते हैं कि क्रिकेट में हर बॉल को नहीं खेला जाता, कोई कोई बॉल जाने भी देनी चाहिए। और अगर वो ये ऐसी 1-2 बॉलें जाने देंगे तो आप यकीन करें कि फिर हम एक ऐसी पॉलिसी लेके चल सकेंगे कि दुनिया की जो रियासतें हैं वो भी हमारे साथ खुश रहेंगी। अभी अभी किसी को हम पे भरोसा नहीं है, हम काबिल भरोसा साथी या काबिल भरोसा रियासत नहीं है कभी अमेरिका के लिए। बज़ाहिर तो वो आप देखते हैं कि बड़े जफ्फियाँ माल के मिलते हैं ट्रम्प साहब, लेकिन अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो ट्रम्प की नहीं होती है। वो एक और डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, वो ट्रैक करती है। और उसमें आपको वही बात आ जाती है कि जो आपका डिप्लोमेसी है, जो आपके फॉरेन सर्विसेज हैं वो काम आती हैं, और जो आपकी नेशनल पॉलिसी है वो काम आती है। अगर आप अपनी नेशनल पॉलिसी बदलते रहेंगे और आपके हर आने वाला जनरल अपने एक डॉक्ट्राइन देगा, तो देर इज नो नेशनल पॉलिसी एट ऑल, एंड दैट्स वेयर द फेलियर इज। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप के कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। स्पेशली जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वहां पे जितने भी हमारे साथ जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो या ईरान हो या चाइना, तो सबके साथ जो है वो अमन से रहें, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। वरना तो सारे टाइम यही होता रहता है, जैसे आपको मालूम है कि LOC के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वायलेशन होती रहती है दोनों साइड से ही। लेकिन जब तक ये ना रुकें तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया आपका भी, और आपने मुझे वक्त दिया, थैंक यू। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह दीजिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, आपने कहा ना कि सरहदों से की तरफ भी, लेकिन सरहदों के दूसरी तरफ और सरहदों के अंदर दोनों तरफ जो है वो ख्याल रखना होगा। जो तोपों का रुख है वो आमतौर पे सरहद के दूसरी तरफ होता है, लेकिन हमने अपने ही लोगों की तरफ किया हुआ है। वो थोड़ा सा उसकी चेंज की जरूरत है। और मैं बहुत आपका मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया, और इट इज़ रियली माई ऑनर टू बी ऑन योर शो। और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं वो होश के नाखुन लें, बातें सुने, हमें ये ना समझें कि ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं, बल्कि सुने कि इसमें अगर कोई अच्छी बात मिलती है तो उस पर अमल कर लें। और वही बात है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, यही कह सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू।